तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज स्टूडियो में नहीं और इस जगह जहां इस वक्त मैं बैठा हूं, 19 साल पहले महीनों तक इस जगह पर आता रहा और उसकी वजह यह है कि पूरे देश को दहला देने वाली एक कहानी ऐसी थी जो यहीं से निकली थी। मेरे ठीक पीछे जहां मैं बैठा हूं और मेरे कैमरे के पीछे विनोद शिकारपुरी कैमरामैन है। तो कहानी शुरू करूं उससे पहले मैं आपको सिर्फ कुछ चीज़ें दिखाता हूं और फिर बताऊंगा कि यह है क्या। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक उजड़ा हुआ, अब इसके पेड़ और ये भी देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे ये भी उदास है। और उसके पीछे की दीवारों को आप देखें, जंग लग चुकी है, टूटी फूटी है। शायद बरसों से इस कोठी के अंदर कोई गया नहीं है। ये कोठी कोई मामूली कोठी नहीं है। इस कोठी का नंबर है D5 और इसकी जो पहचान है पूरे देश बल्कि पूरी दुनिया में, वो है निठारी की वही कोठी के नाम से, जिस कोठी ने एक वक्त में अपने अंदर से 19 बच्चों के कंकाल को उगला था। जी हाँ, ये D5 निठारी की वही कोठी है। 2004 में जहाँ से एक ऐसी खबर बाहर आई थी जिसे जिसने भी सुना सन्न रह गया था, दंग रह गया था। देश की राजधानी दिल्ली से मुश्किल से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर यह कोठी है। और इस कोठी में क्या कुछ हुआ वो कहानी मैंने आपको वारदात में बल्कि कहानी में भी आपको तफसील से सुनाई है। लेकिन आज यहाँ क्यों हूँ, उसकी एक वजह है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और उसी फैसले की वजह से मैं मजबूर हो गया यहाँ आने के लिए। लेकिन आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के बारे में आपको बताऊं उससे पहले 9 साल 1 महीना और 8 दिन पुरानी एक कहानी सुनाता हूँ। तारीख थी 7 सितंबर, साल था 2014 का। रात के 9:30 बजे थे। 9:30 बजे डासना मसूरी एक जेल है, उस जेल में सुरेंद्र कोहली बंद था, इसी निठारी कांड का मुख्य आरोपी। अचानक जेल में हलचल होती है, कुछ पुलिस वाले आते हैं, 2-4 गाड़ियां आती हैं और सुरेंद्र कोहली जो सोने की तैयारी करने जा रहा था उससे कहा जाता है कि आपको चलना है। सुरेंद्र कोहली को मालूम नहीं कि कहाँ ले जा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि लगभग 8 साल तब तक हो चुके थे। 2004 से वो इसी जेल में बंद था और बल्कि 10 साल, 14 आ गया था। उसे भी लगा कुछ गड़बड़ है, लेकिन खैर उसको फौरन गाड़ी में बिठाया गया और डासना मसूरी जेल से लगभग 1.5 घंटे का फासला था, मेरठ सेंट्रल जेल ले जाना था। कोहली को कोई खबर नहीं थी। रात के अंधेरे में बड़ी खामोशी से डासना जेल से निकालकर सुरेंद्र कोहली को गाड़ियों के काफिले के साथ मेरठ सेंट्रल जेल ले जाया गया। वहां ले जाने के बाद अब कोहली परेशान, हैरान कि ये क्यों लाया गया। तब जेलर ने उसे पहली बार बताया कि तुम्हारा डेथ वारंट आया मेरे पास और उसके हिसाब से तुम्हें सुबह 6 बजे से पहले फांसी देनी है। 7 सितंबर 2014 उस दिन संडे था और मंडे की सुबह 6 बजे सुरेंद्र कोहली को फांसी दी जानी थी। सुरेंद्र कोहली के हाथ पैर कांपने लगे ये सुनकर। तब उसे पता चला कि उसे फांसी देने के लिए जल्लाद भी जेल पहुंच चुका है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसी दौरान में ये खबर मीडिया में लीक हो गई। मुझे याद है हम लोगों को करीब 9:35 या 40 मिनट पर यह खबर मिली। पूरी टीम मेरठ जेल की तरफ दौड़ी, क्योंकि फांसी का फैसला अदालत दे चुकी थी और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, लेकिन फैसला नहीं आया था। अच्छा, इतने मामले थे कि सुरेंद्र कोहली ने सोचा नहीं था कि जब तक सारे केस का फैसला नहीं आएगा उसे 1-2 केस में फांसी हुई है तो दे दी जाएगी, तो वो बेफिक्र था। लेकिन अचानक उसका डेथ वारंट निकाल दिया मजिस्ट्रेट ने, पहुंच गया जेलर तक। अब तय हो गया कि 8 सितंबर की सुबह उसे फांसी पर चढ़ाया जाना है। जब मीडिया में ये ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगी तब एक जानी मानी वकील और एक्टिविस्ट हैं इंदिरा जयसिंह, उन तक भी ये खबर पहुंची। वो ह्यूमन राइट्स को डिफेंड करती हैं, मानवाधिकार की रक्षा करती हैं। जैसे ही उन्हें पता चला वो भागी भागी अपनी टीम के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। संडे का दिन कोर्ट बंद। उन्होंने कहा कि मुझे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलना है। बात वहां तक पहुंची कि अर्जेंसी क्या है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे एक फांसी हो रही है और ये फांसी गलत तरीके से दी जा रही है, इस पर बात करनी है। चीफ जस्टिस तक ये जब बात पहुंची तो फिर चीफ जस्टिस ने रात के करीब 11:15 बजे एक सीनियर जस्टिस के घर पर, जो सुप्रीम कोर्ट के ही जस्टिस थे, उनके घर पर एक स्पेशल कोर्ट बिठाई
एक ख़ास अदालत लगी विशेष, और वहाँ पर अब इस फैसले को देखना था कि क्या सुरेंद्र कोहली की फांसी जो होने जा रही है वो सही है या फिर गलत है। इधर मेरठ जेल में फांसी की तैयारी चल रही है, इधर स्पेशल कोर्ट बैठी हुई दिल्ली में, और आखिरकार कोर्ट में बहस होती रही। इंदिरा सिंह जयसिंह जी कहती रहीं कि अभी बहुत सारे उनके जो सुरेंद्र सिंह कोहली है उसके ह्यूमन राइट्स बाकी बचे हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो अपील कर सकता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जा सकता है। इन सारे अभी चीज़ों का उसने इस्तेमाल नहीं किया है। आखिरकार फांसी में लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त सिर्फ बचा था। जल्लाद अपना रस्सी वस्सी सब लगा चुका, सारी नाप वाप वेट सब लिया जा चुका कोहली का। सुबह के 4:30 बजे ये फैसला आया कि सुरेंद्र कोहली की फांसी रोक दो। फैसला तो 4 बजे आया, लेकिन अब ये मैसेज पहुंचाया गया सेंट्रल जेल मेरठ, लेकिन जेलर ने कहा कि हम फ़ोन पर कैसे मान लें कि सुप्रीम कोर्ट ने फांसी पर रोक लगा दी, हमें तो ऑर्डर चाहिए। अब दस्ती ऑर्डर लेके जाने में दिल्ली से मेरठ लगभग मान के चलिए, अब तो हाईवे नहीं था तब, कम से कम 1.5-2 घंटा, तब तक 6 बज जाता, फांसी हो जाती। तो फिर पहली बार ऐसा हुआ कि फैक्स किया गया, फैक्स भेजा जेलर के पास, उसके कहा गया कि दस्ती लेटर लेकर यहाँ से लोग निकल चुके हैं। तो आखिरकार 4:30 बजे फैक्स मिला और मेरठ के जेलर ने सुरेंद्र कोहली की फांसी रोक दी। ये बात है आज से 9 साल 1 महीने और 8 दिन पहले की। 9 साल 1 महीना और 8 दिन बाद आज 16 अक्टूबर 2023 इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैसला होना था। सीबीआई की निचली अदालत ने सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर को अलग अलग फांसी की सजा सुनाई थी। कुल 12 मामलों में कोहली को फांसी की सजा दी गई थी और 2 मामलों में पंढेर को। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि सीबीआई ने जो भी सबूत पेश किए, जो गवाह पेश किए, वो नाकाफी हैं। कहानियां सारी हैं लेकिन सबूत नहीं है। इसीलिए 12 के 12 फांसी के फैसले जो सीबीआई की कोर्ट ने दिया था पंढेर और कोहली के खिलाफ, उन सारे फांसी की सजा को रद्द किया जाता है और इन दोनों को बरी किया जाता है। ये देश के इतिहास में पहला ऐसा मामला है जब 12 फांसी पाने वाले एक मुजरिम को एक कोर्ट ने एक साथ 12 के 12 फांसी से बरी कर दिया। अब 12 फांसी बरी और 2 पंढेर, तो क्या हुआ निठारी केस का? अब इसको पूरा आगे क्या हो गया? क्या पंढेर छूट जाएगा, कोहली बाहर आ जाएगा? बहुत सारे लोगों ने आज मेल किए, इसीलिए मैं निठारी तक पहुंचाया। तो कुल कहानी ये है कि जब 29 दिसंबर 2004 को निठारी का सच सामने आया था, तब नोएडा पुलिस ने कुल 19 एफआईआर दर्ज किए, क्योंकि जो निठारी में बच्चे गायब हुए थे, उनके माँ बाप ने जब गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई निठारी चौकी में, तो उनकी तादाद 19 थी। इसी मेरे पीछे के नाले से जो पॉलीथीन में कंकाल बरामद हुए, उन कंकालों का जब हिसाब किताब लगाया गया तो पता चला कि वो भी 19 हैं। तो 19 अलग अलग एफआईआर दर्ज हुए मर्डर के। इसके बाद तफ्तीश शुरू हुई, लेकिन तब तक देश में हंगामा मच चुका था। लिहाजा बाद में यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया, नोएडा पुलिस से लेकर। अब सीबीआई ने मामले की तफ्तीश की, उन्होंने कंकाल और सारी चीज़ें देखी। सीबीआई ने कहा ये 19 केस नहीं है, 16 है, यानी 16 बच्चों के मर्डर हुए, 19 नहीं। इसलिए 3 एफआईआर क्वैश कर दिए गए। 16 मामलों की अब जांच शुरू हुई। सीबीआई ने लंबी तफ्तीश की। तफ्तीश के बाद एक चार्जशीट तैयार की। चार्जशीट में एक कहानी सुनाई। कहानी ये कि D5 कोठी मनिंदर सिंह पंढेर, जो कि पंजाब के रहने वाले, उनकी है, लेकिन वो ज़्यादातर विदेश में रहते हैं। ये कोठी उन्होंने अपनी अय्याशी के लिए ले रखी थी। वो जब भी पंजाब से आते या विदेश से आते, ख़ासतौर पर ऑस्ट्रेलिया से, तो यहाँ रुकते, यहाँ कॉलगल को बुलाते, और यहीं पर उनका एक नौकर हुआ करता था, सुरेंद्र कोहली। सुरेंद्र कोहली उत्तराखंड का रहने वाला। सुरेंद्र कोहली उत्तराखंड से जब दिल्ली आया तो नौकरी की तलाश में आया था। सबसे पहले यहाँ एक दूसरे घर में वो काम किया करता था, रसोईया भी, खाना बना लेता था। बाद में फिर वो मनिंदर सिंह पंढेर के संपर्क में आया और इसी D5 कोठी में वो एक नौकर की तरह रहने लगा। चूँकि पंढेर यहाँ कम रहा करते थे तो उनके पीछे में भी यहीं रहता, लेकिन जब जब पंढेर यहाँ आते तो अय्याशी करते, कॉलगल को बुलाते। ये देख कर कोहली भी भटकने लगा।
इसी के बाद इस कोठी के आसपास खासतौर पर दोपहर में जब भी कोई छोटा बच्चा गुजरता या बच्ची गुजरती, कोली उसे टॉफी या चॉकलेट का लालच देकर कोठी के अंदर बुला लेता, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता, फिर उसका गला घोंटता और उसके बाद उसको बाथरूम में ले जाता, वहाँ लाश के टुकड़े करता, उन्हें पॉलीथीन में डालता और उस पॉलीथीन को मेरे ठीक पीछे, इस दीवार के पीछे वो नाला है जिसमें वो फेंकता जाता। कुछ बच्चों के अंगों को काट कर उसने कुकर में बनाया भी और खाया भी, ये भी चार्जशीट में है। तो ये सारी चार्जशीट की कहानी आई। इसके बाद मामला गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट में गया। कुल 16 एफआईआर थे, यानी कि 16 अलग अलग बच्चों के कत्ल और रेप का मामला। जब यह मामला सीबीआई कोर्ट में पहुंचा, ट्रायल लंबा चला, सीबीआई की कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। पहले पंढेर के फैसले की बात। पंढेर के खिलाफ कुल 6 मामले थे। 6 में से 3 में खुद सीबीआई की जो कोर्ट थी, लोअर कोर्ट, उसी ने पंढेर को बरी कर दिया। उसने कहा इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, यहाँ रहता नहीं था, इन कत्ल में या बच्चियों के साथ रेप में इसका कोई हाथ नहीं है। तो 3 में बरी हो गया, बाकी बचे 3 मामले। उनमें से एक में फांसी सुना दी पंढेर को। पंढेर ने उस फांसी की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया उसको। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ साल पहले गाजियाबाद की सीबीआई की कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया और पंढेर को फांसी की सजा से बरी कर दिया और कहा कि इस केस में उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं। तो 3 फैसले तो पहले ही लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिए थे। चौथे में जो फांसी सुनाई उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब 6 में से बचे सिर्फ 2 केस पंढेर के खिलाफ। उन दोनों केस में सीबीआई की कोर्ट ने पंढेर को फांसी की सजा सुनाई। पंढेर ने फिर एक बार इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। उसी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज यानी कि 16 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंढेर को उन दोनों ही फांसी के मामलों में बरी कर दिया। कहा कि सीबीआई ऐसा कोई सबूत या गवाह सामने नहीं लाई जिससे यह साबित हो सके कि निठारी के बच्चों के कत्ल या रेप के मामलों में पंढेर का कोई हाथ है। तो 6 मामले थे पंढेर के खिलाफ। 3 मामले में पहले ही खुद ये निचली अदालत ने उसे बरी कर दिया। एक में फांसी की सजा सुनाई, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले ही बरी कर चुकी थी। बाकी बचे 2, उसमें वो आज बरी हो गया। तो कायदे से आज की सच्चाई ये है कि पंढेर के खिलाफ जो 6 मामले निठारी कांड से जुड़े थे, उन 6 के 6 मामलों में वो बरी हो चुका है। तो अब इस वक्त वो डासना जेल में बंद है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद बहुत मुमकिन है कि कल या परसों या फिर तरसों, क्योंकि जब ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आने में वक्त लगता है, पंढेर जेल से बाहर होगा, एक आज़ाद। यानी कि पंढेर का निठारी कांड से कोई लेना देना नहीं। कम से कम इलाहाबाद हाईकोर्ट के आज के फैसले के बाद यही माना जाएगा। लेकिन फिर सीबीआई आज के इस फैसले को चैलेंज करेगी सुप्रीम कोर्ट में। उस चैलेंज करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अभी चलेगा, लेकिन उससे पंढेर की रिहाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पंढेर आज़ाद होगा, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आज के फैसले के बाद निठारी कांड से जो 6 मामले उसके खिलाफ थे, जिनमें 3 में उसको फांसी की सज़ा हुई, उन सारी सज़ाओं को किनारे करते हुए पंढेर आज बरी हो गया। मतलब उसे कोर्ट ने बरी कर दिया, अब बस जेल से बरी होना बाकी है। तो ये तो रहा मुनिंदर सिंह पंढेर का बही खाता निठारी केस में। अब बचा दूसरा मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोहली। तो सुरेंद्र कोहली की कहानी क्या है, उसका केस स्टेटस क्या है? 16 केस दर्ज हुए थे। इन 16 के 16 केस में सुरेंद्र कोहली मुख्य आरोपी था। इनमें से 6 में पंढेर को भी बनाया गया था को अक्यूज्ड, लेकिन 16 के 16 में कोहली भी था। इन 16 केसेस में से पहले अलग अलग, चूंकि एक साथ सबके फैसले नहीं आ रहे थे, तो सीबीआई की विशेष अदालत ने 3 मामलों में उसे फांसी की सजा सुनाई। 3 अलग अलग मामलों में। वो उन तीनों मामलों में इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। जब जब फैसला आता वो चैलेंज करता, और तीनों ही मामलों में कुछ साल पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। फांसी की सजा जो निचली अदालत ने दी थी उसे रद्द कर दिया और कहा कोई उसके खिलाफ सबूत नहीं है। अब 3 में से वो बरी, तो बचे 13 केस। एक इसमें रिम्पा हल्दर नाम की लड़की का केस था, जिसपे पहला केस था ये इकलौता, जिसमें सीबीआई की विशेष अदालत और इलाहाबाद हाई कोर्ट दोनों ने एक ही फैसला सुनाया। रिम्पा हल्दर केस मर्डर एंड रेप में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई गई। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, इसको चैलेंज किया, लेकिन ये इकलौता मामला था जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उसकी फांसी की सजा को बरकरार रखी। अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया।
उसने कहा कि ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी, सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। उसने दोबारा अर्जी खारिज कर दी। अब उसके बाद भी और भी उसके पास कानूनी ऑप्शन थे, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया। वक्त बीता, कुछ साल बीत गए। अब उसने ट्रिक आजमाया, वो पहुंच गया इलाहाबाद हाई कोर्ट। उसने कहा कि मैंने आपके फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन वहां से इतने बरस बीत गए, मैं तो मौत के इंतजार में डेली जी रहा हूं, तो ये न्याय नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस लंबित मामले की वजह से जो खुद ही फांसी की सजा दी थी रिम्पा हल्दर केस में, उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया, यानी सजा कम कर दी। लेकिन कोहली ने फिर चालाकी की, वो इस उम्र कैद की सजा के खिलाफ फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, और वो केस आज की तारीख में भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, यानी उसका कोई फैसला नहीं हुआ। तो 3 में फांसी की सजा से बच गया था। चौथा रिम्पी हल्दर केस आज सुप्रीम कोर्ट में आज भी लंबित है। अब बचे कितने? 16 में से 12 केस। इन 12 के 12 केस में सीबीआई की कोर्ट ने गाजियाबाद की सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई थी, और इन 12 के 12 फांसी की सजा को उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। पिछले सितंबर में उसकी इस अर्जी पर सारी सुनवाई पूरी हो गई, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की। उसके बाद अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया। आज 16 अक्टूबर को इसी मामले में, इन 12 केसेस में जिसमें सीबीआई की कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा दी थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 के 12 मामलों में सुरेंद्र कोहली को बरी कर दिया, ये कहते हुए कि उसके खिलाफ पुख्ता सबूत या गवाह नहीं है। देश के इतिहास में यह पहला मामला है जिसमें किसी एक केस में एक शख्स को 15 बार फांसी की सजा सुनाई गई, और 15 के 15 फांसी की सजा को अदालत ने रद्द कर दिया और वो बच गया। तो पंढेर तो 6 के 6 में बरी हो गया, कल परसों बाहर आ जाएगा। कोहली का क्या होगा? तो कोहली का ये है कि 16 में से 15 केस में वो भी बरी हो गया, यानी 15 के 15 फांसी की सजा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बदल दिया। सिर्फ एक केस बचा, वही रिम्पा हल्दर केस, जिसमें उसे इकलौता केस जिसमें सीबीआई की कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी, सुप्रीम कोर्ट में गया। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी उम्र कैद की सजा बदल दी, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गया, और वो केस आज की तारीख में भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसका मतलब ये हुआ कि 16 में से एक ही केस बचा है जिसमें कोहली घिरा हुआ है। इसीलिए 15 केस में बरी होने के बावजूद पंढेर की तरह वो बाहर नहीं आ सकता, उसे अभी डासना जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि इकलौता केस जिसमें उसको कन्विक्ट किया गया है, सजा सुनाई गई है, वो उस केस का फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट से आना बाकी है, और उसमें भी वो उम्र कैद की सजा है। अब मालूम नहीं वो उम्र कैद ही रहेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट उसको भी बदल देगी या सजा कम कर देगी। तो 2 मुख्य आरोपी 15 केस में कोहली बाहर, बरी, पंढेर 6 के 6 में बरी। इकलौता केस बचा हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट में है, उसमें भी अगर बरी हो गया तो फिर सवाल ये है कि निठारी कांड का असली गुनहगार कौन है, अगर कोहली और मोनिंदर सिंह पंढेर नहीं है तो। और सबसे बड़ी बात ये कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आज के फैसले ने सीबीआई की जांच पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। मैं इस जगह पे जहाँ बैठा हूँ, यहाँ मुश्किल से ये सेक्टर मतलब नोएडा का जो है D5 कोठी जो है, यहाँ से मुश्किल से 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर आरुषि का घर है, जलवायु विहार L18। उस केस की जांच भी सीबीआई ने की थी, और इत्तेफाक देखिए कि जिस गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली को सजा सुनाई, और जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हर फैसले को पलट दिया एक को छोड़कर, उसी गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने आरुषि और हेमराज केस में भी अपना फैसला सुनाया था, और आरुषि के माँ बाप डॉक्टर दिनेश और डॉक्टर नुपुर तलवार, इनको, डॉक्टर राजेश और नुपुर तलवार, इनको उम्र कैद की सजा दी थी। उन दोनों ने भी उसी इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ठीक इस केस की तरह ही सीबीआई की कोर्ट के फैसले को पलटते हुए डॉक्टर राजेश और डॉक्टर नुपुर तलवार को बरी कर दिया। और आज मतलब 15 साल बाद भी ये मालूम नहीं है इस देश को कि आरुषि और हेमराज का कातिल कौन था। ठीक उसी तरह अगर इकलौते केस में कोहली बरी हो गया, जो बचा है 16 में से, तो 19 सालों के बाद भी शायद हम लोगों में से किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि निठारी कांड के उस
16 या 19 बच्चों का कातिल कौन है। और यही वजह है कि सीबीआई की जांच को लेकर अब सवाल उठेंगे। और ये तो 2 केस मैंने आपको बताया, ऐसे कई कहानियां आपको सुनाई है कि सीबीआई की जांच कहाँ जाती है। लेकिन यहाँ इसलिए भी है, मैं खुद हैरान हूँ कि निठारी केस में जब लगातार 1-1.5 महीने तक मैं यहाँ खुद हर वक्त रहा करता था, आता था रिपोर्टिंग के लिए, सीबीआई की जांच, लंबी चौड़ी टीम, फॉरेंसिक टीम, ये वो सारी, तो अब कहाँ गए वो सारे सबूत जो इलाहाबाद हाईकोर्ट को लगते हैं कि सबूत ही नहीं है, सिर्फ कहानियां हैं। आरुषि में भी सेम था, सिर्फ कहानियां थी, सबूत कोर्ट ने कहा है ही नहीं। तो ये कैसी जांच है। और देश की सुप्रीम, सबसे बड़ी, सबसे अच्छी जांच एजेंसी जिसको कहते हैं, ये उस सीबीआई का हाल है। अब हालांकि इस आज के फैसले के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाएगी, जैसे आरुषि में भी गई है, लेकिन अदालतों के ऐसे फैसले हमेशा जांच एजेंसी के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, और आज भी यही हुआ है। और यकीन मानिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज का फैसला हर एक के लिए चौंकाने वाला है। कितने बड़े, इतने, जिसने देश को झकझोर कर रख दिया, ऐसे केस की जांच क्या कोई एजेंसी इस तरह करे कि कोई शख्स जिसको 15 बार फांसी की सजा सुनाई गई और 15 के 15 फांसी की सजा को ऊपरी अदालत रद्द कर दे और उसे कहे कि भैया तुम जाओ, बरी हो जाओ। ये जांच एजेंसी के लिए शर्म की बात है और बेहद शर्मनाक है। इसमें आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर दूंगा। और कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला, आज सुनील कुमार, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुनील। एंड ऊपर वाला आपकी सारी परेशानियां दूर करे, आप हमेशा अच्छे रहें, जो आपने मेल में लिखा। इसके अलावा इरफान, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे इरफान। ये बिहार से हैं और मोहम्मद इजहार ने भेजा है। साथ ही मुकेश बिश्नोई का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मुकेश। और ये भेजा अशोक बिश्नोई ने। इसके अलावा सिकंदर पुनिया, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सिकंदर। और ये भेजा सज्जन राजपूत ने। इसके अलावा प्रशांत कुमार, इनका सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में भी क्रिमिनल को पेश किया जाता है। नहीं, आमतौर पर क्रिमिनल या फिर गवाही जितनी होती सब लोअर कोर्ट में होती है। ख़ास जो केसेस होते हैं उनमें उनके वकील फिर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को कभी किसी मोड़ पर किसी केस में लगे कि एक शख्स को बुलाकर क्रॉस चेक करना है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का राइट है। लेकिन आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल की पेशी नहीं होती है। विनय सिंह दिलशान मर्डर केस, ये दिलशान मर्डर केस 13 साल पुराना है। ये सुनना चाहते हैं तो विनय भाई जल्दी सुनाता हूँ। इसके अलावा मोहम्मद एहसान और साथ ही मोहम्मद एहसान के अलावा फरजान, आज़ाद, रज़ा और अनिल, इन सारे लोगों ने ही, सभी ने आज ये निठारी वाली कहानी सुनने की फरमाइश की थी। राजा हैदर न्यू जर्सी से, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए, और इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा शिवांक अरोड़ा, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। तो आज की कहानी में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर कहूँगा शिकारपुरी से, क्योंकि वाकई ये बड़ी खौफनाक जगह है। बल्कि जब निठारी केस हुआ तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि इस कोठी के आसपास से लोग गुजरते हुए डरते थे। और ये है वो कोठी जो शिकारपुरी, आपको मतलब इसके दरवाजे, इसके आगे पीछे से अंधेरा होते ही कोई गुजरता ही नहीं था, ताकि निठारी में जो लोग रहते थे वो भी नहीं गुजरते थे। बल्कि बच्चों ने तो इतनी कहानियाँ सुन ली थी कि बच्चे इसके पास से अकेले सवाल ही नहीं था कि गुजरते थे। तो ये वो दहशत और डर थी। और आज इस कोठी, वीरान कोठी, पूरा मतलब अब इसके अंदर जंगल उगाए हैं, या और भी पहले से कहीं ज़्यादा डरावना हो गया। तो निठारी की उसी कोठी से आज की कहानी मित्र ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।